नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले पार्ट में गवर्नर जनरल से संबंधित 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम लोग प्रैक्टिस फॉर्म में करेंगे क्योंकि परीक्षाएं पास हैं और हम लोगों को ज़्यादा हम व्याख्या नहीं देखेंगे। इसको जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखेंगे, ठीक ना। व्याख्या हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या है, 20 प्रश्न हम लोग पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। दूसरों के खर्चे पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ठीक है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। सी है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। डी है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता, तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, यह कथन जो है वह लागू नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न जो है ये कह रहा है कि लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है, क्या कह रहा है कि लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ठीक है, क्या कह रहा है, लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी है रघुजी भोसले, ऑप्शन सी है दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, क्या है, लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 23 नंबर जो है कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। ठीक है, क्या कह रहा है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। ऑप्शन ए है अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी है अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी है डच तथा बाजीराव द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ठीक है, क्या है ऑप्शन, अवध का नवाब, बी है हैदराबाद का निजाम, सी है पेशवा बाजीराव द्वितीय, डी है ट्रावनकोर का राजा। इसका आंसर हो जाएगा अवध का नवाब। यदि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो वह है हैदराबाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, क्या है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेज़ली, ऑप्शन सी है सर जॉन शोर, ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेज़ली। जैसा कि हम लोग पिछले प्रश्न में देखे थे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब, लेकिन यदि प्रश्न में वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं। यह क्या कह रहा है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, ऑप्शन ए है हैदराबाद के निजाम ने, ऑप्शन बी है इंदौर के होलकर राज ने। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑप्शन ए है हैदराबाद के निजाम ने, ऑप्शन बी है इंदौर के होलकर राज्य ने। ठीक है, अगला हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हम लोग देखते हैं जोधपुर के राजपूत राज्य ने, और ऑप्शन डी है मैसूर के शासक ने। ये क्वेश्चन दोस्तों आयोग द्वारा विवादित है, इसका आंसर जो है वो स्टार किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये चारों ऑप्शन में से नहीं होगा। ठीक है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है,
तो हम लोग अगला 27वां प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, 27वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। क्या कह रहा है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी है हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन सी है पंजाब के दलीप सिंह, ऑप्शन डी है बड़ौदा के गायकवाड़, ऑप्शन ई है नागपुर के भोसले। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। ठीक है, फिर से देखते हैं, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे, वह थे हैदराबाद के निजाम। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। तो ये ऑलरेडी क्रम में लगा हुआ है। पहला है हैदराबाद, दूसरा होगा मैसूर, तीसरा होगा अवध, चौथा होगा सिंधिया। पहला होगा हैदराबाद, दूसरा होगा मैसूर, तीसरा है अवध, चौथा है सिंधिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे 29 नंबर की तरफ। 29 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व, क्या कह रहा है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया, लॉर्ड वेलेस्ली। और वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 31वां नंबर क्वेश्चन। यह क्या कह रहा है कि निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बक्सर का युद्ध जैसा कि हम लोग जानते हैं कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। सहायक संधि 1863। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि सहायक संधि है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिर से हम लोग देखेंगे, बक्सर का युद्ध है 1764, सहायक संधि है ये कहीं ना कहीं 1798 होगा। ठीक है, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। तो यह तीनों सुमेलित है और ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। ठीक है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस,
ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के हम लोग संबंधित, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना है वह है राज्य हड़प की नीति। लॉर्ड वेलेजली का हम लोग देखेंगे तो ये है सहायक संधि के, कहीं ना कहीं सहायक संधि संबंधित है लॉर्ड वेलेजली से। लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इनसे संबंधित है जो हम लोग देखते हैं, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हम लोग देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त, कहीं अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। ठीक है, और सिविल सेवा के जनक भी हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह है लॉर्ड वेलेजली। फिर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, देखते हैं हम लोग जो 33वां नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो क्या है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, कि सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है, सुगौली की संधि हुई थी। ऑप्शन ए है 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1803 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1805 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1815 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी। सुगौली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, देखेंगे हम लोग फिर से। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका कौन सा ऑप्शन गलत है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर से देखेंगे। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वह आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। कब हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध? 1814 से 16 के बीच में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से भी संबंधित हैं। ठीक है, जो ऑप्शन डी है ये गलत दिया गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ही आंग्ल नेपाल युद्ध से भी संबंधित है जो कि 1814 से 16 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर टॉमस मुनरो। ठीक है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? 1820 से 1827 के बीच में, ऑप्शन बी है 1819 से 1826 के बीच में, ऑप्शन सी है 1822 से 1829 के बीच में, ऑप्शन डी है 1818 से 1825 ईस्वी के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1820 में। ठीक है, सर टॉमस मुनरो से ही संबंधित है महालवाड़ी व्यवस्था। आप लोग पढ़ेंगे जब हम लोग भारत में कृषि के बारे में पढ़ेंगे, कृषि सिस्टम के बारे में, तो उसमें कहीं ना कहीं सर टॉमस मुनरो जो थे वो हमारे दक्षिण भारत में कृषि से संबंधित जो व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, महालवाड़ी नहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं सर टॉमस मुनरो। मुनरो व रीड संबंधित हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1820 से 1827। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ठीक है, मैसूर का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? टीपू सुल्तान। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, फिर से देखते हैं ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? सहायक संधि। लॉर्ड हेस्टिंग्स हम लोगों ने पीछे देखा, लॉर्ड हेस्टिंग्स किससे संबंधित हैं? आंग्ल नेपाल युद्ध से भी संबंधित हैं, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है उससे भी संबंधित लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित महत्वपूर्ण घटना क्या है? 1829 में सबसे महत्वपूर्ण घटना, इन्होंने सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय के सहयोग से रोक लगाया था। ठीक है, अब ऑप्शन डी क्या है? लॉर्ड हार्डिंग। फिर से इसमें सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 39 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? देखेंगे, ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है सर जॉन शोर, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। ठीक है, फिर से देखेंगे, ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है सर जॉन शोर, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 40वें प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? 40वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? क्या है? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ऑप्शन देखते हैं, जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट। क्या है? जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट। ऑप्शन बी है कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर बर्न्स, और ऑप्शन डी है कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। ठीक है, फिर से ऑप्शन देखेंगे, जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, ऑप्शन बी है कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर बर्न्स, ऑप्शन डी है कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।